हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ चुके हैं और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वो अंत तक जरूर देखें। भैया, आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। यदि आप बीच में छोड़कर चले गए तो समझ लीजिए मिस कर गए। और बच्चों, ये जो आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ये सारा चीज अब नोट्स में दिया जा रहा है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेने के लिए तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। मात्र 100 रुपए में बच्चों ऐसा नोट्स हम आपको देंगे जिसमें आप 90+ ही परसेंटेज लाओगे, तैयारी करोगे तो। आपने यदि हमारे साथ नोट्स प्लस वीडियो के साथ जुड़ा रहा तो एग्जाम में जब आप बच्चों बैठोगे तब आप कहोगे, सर माता की कसम आज हम तो फोड़ देंगे। फोड़ कराओगे भैया, मैं गारंटेड कहता हूं। आप लोग यदि पूरे के पूरे कंटेंट देखते रहेंगे, आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, लेकिन हम आखिरी समय में शिव सर का साथ लिए तो फिर भैया बात क्या, अगले साल भी बच्चों को बताओगे कि सर हमने कुछ किया। तो बेहतर रूप से आज हम क्लास करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, पहला प्रश्न है बच्चों, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। बच्चों, श्रृंगार काल से एक शब्द नजर आता है, श्रृंगार रस। सर ये श्रृंगार रस है क्या? रस का एक प्रकार है। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक, श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, किसी काव्य को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ आनंद तो आएगा, और वही आनंद बच्चों रस है। रस के प्रकार में एक श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि सहृदय के हृदय में जब रति नामक, भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर बच्चों क्या होता है? वहां पर श्रृंगार रस होती है। श्रृंगार रस में बच्चों आप सबको पता है कि दो प्रकार, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग में जहां नायक नायिका के मिलन का बोध हो, जिससे राधा श्री कृष्ण जी का मिलन हो, वहां पे संयोग श्रृंगार। लेकिन मीराबाई बिछुड़ जाती है श्री कृष्ण से तो वो विरोह श्रृंगार, मतलब एक प्रकार से विरह की भावना बनी रहती है, वहां वियोग श्रृंगार। यानी मीरा जब श्री कृष्ण को नहीं पाती तो विरह मतलब भावना हो जाता है और एकदम बिछुड़न सा वहां पर आभास होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन जहां नायक नायिका राधा श्री कृष्ण से संयोग कर गए, मिलन हो गया, वहां पर संयोग श्रृंगार हो गया। तो जो रीतकालीन कवि थे ना, अपने रचनाओं में भर भर कर श्रृंगार रस का प्रयोग किया, नायक नायिका के मिलने का प्रेम सौंदर्य वर्णन किया, वियोग श्रृंगार का भी प्रयोग किया, मतलब नायक नायिका के मिलने और बिछड़ने का प्रयोग। यानी अभी अपने कविताओं में भर भर करके श्रृंगार रस की प्रधानता दी, श्रृंगार रस को प्रमुख रूप से प्रयोग किया। इसीलिए रीत काल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ज्यादा हम समय भी नहीं लेंगे क्योंकि सुपर फास्ट करना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने अपने रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, यानी श्रृंगार रस को प्रधानता, प्रधान स्थान दिए। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। क्या बोला गया भैया? आज भी देखो, अब मैं दूसरे मुद्दे पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मजा नहीं आएगा, हिंदी की तो हिंदी की बात करते हैं कि उस समय जो कवि थे ना, जैसे आप पुराने समय के धारावाहिक आप देखो, जो राजा होते थे उनके आधार पर पंडितों को भी कहना पड़ता था कि हमारा कुंडली हमारे आधार पर बनाओ, नहीं तो हम सर अलग कर देंगे। वही चीज कवियों के साथ होता था कि आप रचनाएं करोगे तो हमें भूल नहीं सकते, तो भैया क्या बोलेंगे, राजा साहब आपके ही हम प्रेम सौंदर्य का वर्णन करेंगे। इसलिए उनको श्रृंगार रस को विशेष महत्व देना पड़ता था। इसलिए बच्चों रीतकालीन कवियों को श्रृंगार रस के विशेष स्थान देने के कारण रीतिकाल श्रृंगार काल के नाम से, है ना, जाना जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गई। कोमल का मतलब है जितना वो कोमल थे, अपने नियम को पालन करने के लिए उतने ही दृढ़ थे, उतने ही कठोर थे। मतलब यदि उन्होंने कह दिया कि हम प्रेम पर चलते हैं
तो प्रेम पर चलते हैं, अंदर से कठोर है कि हम प्रेम पर चलते हैं, हिंसा की बात नहीं करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे। सत्य, झूठ नहीं बोलना है, सत्य के राह पे चलना है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कुछ लोग अपने बातों को सरकार के सामने रखने के लिए एक प्रकार से बच्चों जुलूस निकालते हैं, शांतिपूर्वक बैठ करके अपने मांग को रखते हैं। तो बोलते हैं ना, हम गांधीवादी हैं, गांधी के विचारधारा के आधार पर हम अपनी मांग रख रहे हैं। तो गांधी जी क्या बोलते थे? सत्य, है ना, अहिंसा, मतलब हिंसात्मक रूप से नहीं, हमें जितना दिन बैठना पड़े लेकिन हम अपने बात को यहां पर बताने आए हैं और मनवा कर जाएंगे, ये गांधी जी का विचारधारा था। तो सत्य, प्रेम और अहिंसा ये आपका बच्चों क्या है? कोमल है, कोमल शब्द है, लेकिन इसको पालन करने के लिए उतने ही अंदर से वो दृढ़ थे, इसलिए कहा जाता है कोमल और कठोर दोनों भाव गांधी जी के व्यक्तित्व में विशेषता थी। देखो बच्चों, थोड़ा सा देख लो, लेखक ने गांधी जी को कोमल और कठोर दोनों भावों का समावेश बताया है। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे भावों को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने इनके पालन में कठोरता से काम लिया और ये तीनों भाव जितने कोमल हैं उनके पालन के लिए उतना ही कठोर अनुशासन अपना होता है। मतलब यहाँ पर अपनाते हैं ऐसा होना चाहिए, है ना, उतना ही कठोर अनुशासन होता है ना। तो ये आप अपना काट दो तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे निष्कर्ष से निकला कि जिस तरीके से कोमल भाव है सत्य, प्रेम, अहिंसा की, उसको पालन करने के लिए उतना ही वो कठोरता के साथ रहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, नई कविता की दो विशेषताएं बताना है। तो लघु मानववाद की प्रधानता, मतलब नई कविता के कवियों ने अपने कविता में मानव के जीवन के बारे में चित्रण किया है। क्षणवाद की प्रधानता, क्षणवाद का मतलब मनुष्य के जीवन में एक एक क्षण की जो कीमत होती है उसकी प्रधानता हुई है। प्रयोगों में नवीनता, नए कविताओं में पुराने भावों और शिल्प विधानों के स्थान पर नवीन भावों और शिल्प विधाओं का प्रस्तुत किया है। प्रयोगों के नवीनता का मतलब जैसे आप लोग कैसे शिक्षा का ही मान लेते चलते कि कोई बच्चे को हम अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसको डांस करके सिखा, तो प्रैक्टिस तो करेंगे ना, प्रयोग करते हैं कि डांस के माध्यम से सीख पा रहा है। बच्चों के जैसे हम पहली से 5वीं तक विद्यालय जाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे को भैया बोले कि ये जोड़ो 3 और 2 कितना होता है, मन में जोड़ो, नहीं बन रहा है। अरे बेटा लाइन खींचो, पहले 3 फिर 2 फिर काटो, इसको कितने हो गए? 5। हाँ सर अब समझ में आया। अरे नहीं बन रहा है तो 3 गेंद ले लो और 2 गेंद, अब बताओ कितने गेंद हुए? बोले हाँ 5 गेंद हो गए। तो प्रयोग के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कभी भी हुए कि भैया अब तक में ये सारी चीजें हो गई, नई चीजों के बारे में तो सोचे, पुराने चीजों के बारे में थोड़ी ना बोलना है। तो नई कविता से नई चीजों के बारे में मतलब उन्होंने सोचा, तो भाई नई चीजों के बारे में तो नए प्रयोग के बारे में वर्णन किया, सिंपल है ना। तो भैया लघु मानववाद, क्षणवाद की प्रधानता, प्रयोगों की नवीनता, मतलब अपने पुराने भावों को छोड़कर नए भावों के लिए उन्होंने विशेष स्थान दिया। भैया जो भी कवि थे। आगे चलते बच्चों, संसार में कष्टों को सहते हुए खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? बताओ, इतना सिंपल है। देखो बच्चों, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में परेशानी है, लेकिन यदि आप एक मन में सोच लो कि आज ये परेशानी है तो कल निश्चित ही कहीं ना कहीं सुखमय जीवन आएगा हमारे समय, मतलब हमारे जीवन में ये ऐसी घड़ी आएगी जब हम खुश रहेंगे, सुखमय घड़ी। और वो चीज सोच करके आप आज भी प्रसन्न रह सकते हो। कोई बात नहीं, आज बुरा दिन है लेकिन कल एक ना एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब अच्छा दिन होगा, और उस अच्छे चीज के इंतजार के लिए आज अभी से आप सोचो कि हमारा अच्छा दिन आएगा, तो बुरे दिन भी धीरे धीरे टल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक रह सकेंगे, जीवन जी सकेंगे। ठीक है बच्चों, कवि क्या कहता है कि वह जानता है कि दुख की जो बदली अवस्था, यानी बादल है बच्चों, दुख की बदली अवश्य हटेगी। हमारे जीवन में जो दुख का बादल छाया हुआ है वो एक न एक दिन हट जाएगा और सुख रूपी प्रकाश अवश्य होगा। इस स्थिति में वह प्रसन्न रह पाएगा। मतलब जब सुख हमारे जीवन में, मतलब जो दुख है बच्चों, जब सुख आएगा यह सोच करके वह प्रसन्न रह सकता है। व्यक्ति दुख से उभरेगा ही नहीं और कष्टदायी हो जाएंगे यदि हम कष्ट को भूलकर प्रसन्न रहते हैं तथा विश्वास करते हैं कि सुख भी अवश्य आएंगे, तो हम सुखी और मस्ती का माहौल पैदा कर सकते हैं।
मतलब हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, लेकिन मन में ये सोच लें कि आज दुख का बादल भले ही है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे जीवन में प्रसन्नता होगी, सुख की घड़ी होगी। ये यदि हम सोच लें तो डेफिनेट रूप से अपने जीवन में खुशी और मस्ती की घड़ी हम बना सकते हैं बच्चों, माहौल पैदा कर सकते हैं। रेडियो नाटक में संवाद का महत्व है, स्पष्ट कीजिए। क्या संवाद होना चाहिए? हाँ भाई, संवाद क्यों होना चाहिए? क्योंकि रेडियो को हम देखते नहीं है, केवल और केवल सुनते हैं बच्चों। और जब सुनते हैं तो यदि संवाद नहीं होगा अच्छे तरीके से तो क्या मतलब रह जाएगा? बताओ आप। रेडियो नाटक एक ऐसी विधा है जिसको केवल और केवल सुन करके किसी भी घटना को जाना और समझा जाता है। भाई यदि आप टेलीविजन में कोई कहानी नाटक देख रहे हो तो भैया एकदम आंख से देख रहे हो और हाँ भैया ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन रेडियो में केवल और केवल उसी चीज को हम सुन रहे हैं, तो हम अपने जीवन में कल्पना करेंगे तो संवाद एकदम तारतम्य होना चाहिए। कहीं भी कटे पटे नहीं कि भैया एक स्टोरी यहां चल रहा था फिर दूसरा लाइन इधर चलने लग गया, एक के बाद एक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। रेडियो नाटक में भाषा का उपयोग संवाद के रूप में सबसे अधिक होता है। रेडियो नाटक में संवाद इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उसके सामने रंगमंच नाटकों की तरह दर्शन नहीं होते, इस कारण संवादों द्वारा प्रत्येक स्थिति को स्पष्ट करना पड़ता है। मतलब यदि हम बात करें कि रेडियो के माध्यम से जो प्रसारण होता है तो केवल और केवल बोलकर ही किया जाता है और हम सुनते हैं, नाटकों की जैसे हम देखते नहीं हैं, इसलिए संवाद अच्छे तरीके से होना चाहिए, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म किसे कहते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया है, शब्द युग्म। ठीक है, शब्द युग्म किसे कहते हैं आप बताओ? शब्द युग्म के प्रकार, जब दो शब्द एक दूसरे से एक विशेष संबंध से जुड़े रहते हैं, जिसका या तो समानार्थी अर्थ होता है बच्चों, या तो विपरीतार्थी अर्थ होता है, या तो निरर्थक अर्थ होता है, वो शब्द युग्म कहलाते हैं। यानी जब दो शब्द बार बार आए या समान अर्थ वाले शब्द एक साथ लिखे जाते हैं उन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के शब्दों का जोड़ा शब्द युग्म कहलाता है। ये मुख्य रूप से बच्चों समानार्थी शब्द मतलब जिसके सेम अर्थ निकले, है ना, विपरीतार्थी मतलब विपरीत या भिन्नार्थक जिसे बोलते हैं निरर्थक, मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं शब्द युग्म। ठीक है बच्चों, समानार्थी, विपरीतार्थी और निरर्थक। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आसानी से बन जाएगा, कोई बता सकता है। ठीक है, शब्द शक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिधा व्यंजना लक्षणा, चाहे हम वाचक, लक्षक और व्यंजक कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बच्चों अभिधा। क्या बोल सकते हैं बच्चों? अभिधा, व्यंजना, अभिधा व्यंजना और बच्चों लक्षणा। अभिधा व्यंजना और लक्षणा, ये हो गया अभिधा व्यंजना लक्षणा। शब्द शक्ति शब्द है बच्चों, ठीक है, और आपके पास कोई वाक्य है, इसके बीच तारतम्यता बनाने के लिए जो शक्ति होगी वो शब्द शक्ति कहलाएगी बच्चों। शब्द और अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्वों को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी किसी वाक्य को हम पढ़ रहे हैं, किसी वाक्य को सुन रहे हैं, किसी वाक्य को हम देख रहे हैं। वाक्य को कैसे देखो सर? नाटक वगैरह से वाक्य सुन सकते हैं, देख नहीं सकते वाक्य को, हाँ देखकर पढ़ेंगे तब देख सकते हैं। तो जब शब्द और अर्थ, किसी शब्द को पढ़ रहे हो और आपके उसके लक्षण का अर्थ हो बच्चों, तो आप कहोगे लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है ना? तो जब शब्द और अर्थ के बीच कोई एक ऐसा तत्व होगा जो दोनों को जोड़कर रखेगा, वो आपका शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द तथा अर्थ के संबंध में विचार करने वाला जो तत्व है बच्चों, वो शब्द शक्ति है। मतलब उसके बीच में क्या विचार कर रहे हैं। इसके तीन प्रकार है, अभिधा व्यंजना लक्षणा, या बच्चों वाचक लक्षक व्यंजक वही चीज है। ठीक है, जिसका अर्थ है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। कविता के प्रति लगाव के पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव के पहले उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा आई? हालांकि यहां पे ये है कि कविता जब वो लिखने लग गया तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। देखो, जब कवि जो कहता ये है कि जब हम खेत में पहले जाते थे तो हम अकेले थे, हमारे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं था कि हम उसे मतलब कोई अच्छे तरीके से किसी को व्यक्त कर सकें। लेकिन जब से
कविता लिखने लगा तब उसको जीवन के प्रति लगाव हो गया, कविता के प्रति लगाव हो गया, और भाई उसमें उसके जीवन में जो परेशानी थी, मतलब जो अकेलापन था, वो दूर हो गया। थोड़ा देखो, कविता के प्रति लगाव के पहले लेखक को खेतों में काम करते समय बहुत अकेलापन महसूस होता था। खेत में काम कर रहा है, कुछ जीवन में है ही नहीं है, तो अकेलापन महसूस होता था। लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद जब वो खेतों में काम करता, तब भैंसों को चराने के लिए जाता तो अपनी कविताओं में खोया रहता था। कुछ समझ में आया कि कभी खेत में जाता था, कुछ भी सोच विचार, जब आपके मन में कोई सोच नहीं रहता, यदि कहीं पे आप 1 घंटे बैठे हो तो भाई 1 घंटा आपके 5 घंटे के बराबर लगता है। लेकिन वही चीज यदि आप किसी चीज को सोच करके बैठे हो कि ये करना है, ये करना है, ये विचार है, कल ये काम है, वो काम है, तो कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। कहीं आप बाइक में जा रहे होते हो, 2 लोग हो, विचार बात करते हुए, एक दूसरे के आचार विचार को समझते हुए, समय नहीं पता चलता। अकेले जा रहे हो, माइंड में कुछ नहीं है, तो आपको बोरिंग लगता है। ऐसे ही कवि का कहने का मतलब कि जब हम खेत में अकेले रहते थे कविता लिखने के पहले, तो हमारे जीवन में बड़ा अकेलापन रहता था, कुछ विचार ही नहीं था, काम करते करते भाई थक जाते थे। लेकिन जब कविता का विचार आ गया तो हम भैंस चराने भी जा रहे हैं, फिर भी कविता के मन में गुनगुनाते हुए मन में भैया हमारा दिनचर्या कट जाता है और हम खुश रहते हैं। बिंब के मूलभूत तत्व क्या है बच्चों, है ना? परिभाषा कहा जा सकता है कि बिंब अनुभूतियों एवं भावनाओं के आधार पर कल्पना द्वारा निर्मित नवीन रूप योजना है, जिसमें मुख्य रूप से इंद्रियता की प्रधानता होती है। अनुभूति, कल्पना, भावना, संवेदना, आवेग, सौंदर्य बोध आदि इनके मूलभूत प्राण तत्व हैं बिंब के। बिंब का मतलब होता है बच्चों प्रतिबिंब, रूप निर्धारण करना, है ना, ये आपका बिंब कहलाता है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, हालांकि इसे तैयार कर लेना बच्चों। मतलब एक प्रकार से है क्या, बिंब का मतलब होता है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कौन बनाएगा, तो आपका इंद्रिय ही बनाएगा। तो इंद्रियता का प्रधानता रहता है, जैसे अनुभूति, उसको कल्पना करो, अनुभूति करो, यानी अनुभव करो, भावना उसका निकालो, संवेदना क्या है, आवेग क्या है, सौंदर्य क्या है, ये बिंब बनाता है। मतलब किसी काव्य को पढ़ रहे हो तो बिंब का मतलब होता है बच्चों उसका रूप निर्धारण करना। ठीक है, चलिए अब फटाफट देखते हैं अगले क्वेश्चन। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं बच्चों? इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन, विभिन्न प्रकार के, है ना, माध्यमों से हम लोगों तक पहुंचाते, वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आज के जमाने में बच्चों सुबह यदि घटना हुआ है तो 1-2 घंटे में मिल जाता है, शाम को घटना हो तो सुबह मिल जाता है। अब 2 दिन 3 दिन ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था, समाचार पत्र के माध्यम से आज घटना घटित हुई है, कल लिखेगी, परसों तक पहुंचेगी। लेकिन अब ये इंटरनेट के कारण, जो पत्रकारिता में 2 दिन बाद न्यूज आता था, समाचार मिलता था, लेकिन अब बच्चों तुरंत समाचार मिल जाता है। पहले लोग काम करने जाते थे अपने क्षेत्र से बहुत दूर, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां से पत्र लिखकर भेजते थे, 15 दिन बाद पत्र आता था, फिर उनको सूचना मिलती थी, फिर लौटता था। अब तो तुरंत फोन में करो बात और तुरंत न्यूज आ गया कि बेटा क्या कर रहे हो, खाना खाओ पियो कि नहीं। तो इंटरनेट पत्रकारिता में मतलब इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाना, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, रेडियो हो गया, तो ये बच्चों आपका इंटरनेट माध्यम हो गया, जिससे लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। श्रेष्ठ विज्ञापन लेखन का कोई 4 गुण लिखिए। श्रेष्ठ विज्ञापन का मतलब होता है लोगों को वो विज्ञापन पसंद आए। तो जब आप लिख रहे हो भैया तो उस भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। जो आप उसको लिखावट का जो तरीका है उसमें विशेष हेडिंग का महत्व होना चाहिए, है ना। तो विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने वाली क्षमता हो। जब आप विज्ञापन दे रहे हो तो देखते ही लगे कि यार क्या है, अरे इसमें मोदी जी का फोटो है, इसमें क्या होने वाला है, जैसे भाई कुछ योजनाएं चालू है। अभिनव एवं मौलिक हो। विज्ञापन में सुबोधता होना चाहिए। शीर्षक आकर्षक हो, रुचिकर तथा मनोहारी हो। ठीक है, ये चीज रुचिकर का मतलब उसे कोई पढ़े तो उसे रुचि लगे कि हाँ कुछ चीजें लिखा हुआ है। मनोहारी मतलब मन में पसंद आ जाए। शीर्षक आकर्षक हो, ऊपर से हेडिंग पढ़ के भैया ये आने वाला है सुनहरा अवसर, बोले सुनहरा अवसर क्या है, उसे पढ़ लेते हैं। विज्ञापन में सुबोधता होना चाहिए, अभिनव और मौलिक होना चाहिए, है ना। विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने वाली क्षमता होनी चाहिए। ये सारे गुण है, 5 गुण आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया को जय क्यों बोलते हैं? बताओ गंगा मैया को जय क्यों बोलते हैं भैया? आज भी बोलते हैं, अभी चल रहा कुंभ का मेला होने वाला ना स्टार्ट, चलो हो सकता है हो गया हो, आप देख लेना कब से चालू होने वाला है। तो गंगा मैया हमारे समाज की पूजनीय नदी है, आज नहीं बहुत पहले से, है ना। आज भी हमारे, यदि मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो गंगा मैया यानी माँ का स्वरूप मानते हैं। और ये ऐसा मानते हैं कि जब व्यक्ति का निधन हो जाता है
तो जब उनका जो अस्थि है वो गंगा माँ के नदी में मतलब गंगा मैया में विसर्जन हो जाते तो व्यक्ति जो है वो भगवान को मतलब भगवान के चरणों में चला जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है, यानी वो तर जाता है ना, मतलब उसका जो बुरे कर्म थे वो सब कुछ धुल गए हैं, ये माना जाता है। तो पौराणिक कथा है, पुरानी कथा है, पूजनी नदी है जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है। वे भारतीयों के लिए केवल एक नदी नहीं अपितु मां है, उसमें पानी नहीं अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है, बड़े बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही स्थित है। ऐसे परिवेश में भारतवासी सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलेंगे और इसीलिए ही इंदर सेना ने सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है कि हमारे भारत देश में गंगा मैया एक नदी नहीं है बल्कि एक मां के समान है। हमारी जो धार्मिक की बात करें चाहे पौराणिक चाहे सांस्कृतिक, सारी जो कथाएं भाई जीवन का जो हमारा पौराणिक स्थान है वो हमारे नदियों के किनारे हुआ, मतलब हमारा जो सभ्यता फली फूली है ना, सब कुछ नदियों के किनारे, बड़े बड़े शहर जो बसे वो नदी के किनारे। और इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि इंसान नदी आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पानी चाहिए होता है। पहले इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, कल कारखाने नहीं थे, तो इंसान जो मतलब यदि सफलता की ओर आगे जाता है, व्यक्ति बड़ा होता था यानी मतलब पूंजीपति बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ा काम रहता था खेती। खेती के लिए पानी जरूरी है, इसलिए बड़े बड़े शहर बड़े बड़े नगर लोग भी कहाँ बसते थे, नदी के किनारे, क्योंकि पानी का हमारे जीवन के साथ साथ जीव जंतु पाल रहे हो तो भी पानी लगेगा, खेती कर रहे हो तो भी पानी लगेगा, तो पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है, इसलिए नदी के किनारे लोग बसते थे, इतना समझो, ठीक है। यानी भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा में, हमारे हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में नदियों के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। उसमें से एक है गंगा नदी। गंगा नदी जी धार्मिक पौराणिक सांस्कृतिक महत्व है और भैया वो हमारी माँ नहीं है, वो सॉरी हमारी एक नदी नहीं बल्कि एक हमारी माँ के समान है ना। और हमारे जितने भी दार्शनिक या धार्मिक स्थल है वो नदी के किनारे ही है। इसलिए भाई साहब इंदर सेना सोचती है कि जब हमारे भारत देश के लोग ही गंगा मैया की जय बोलते हैं तो हम भी गंगा मैया की जय बोलेंगे। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों कॉन्टेक्ट फॉर पीडीएफ, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो नोट्स ले सकता है। बाकी थैंक यू आज सभी को वीडियो देखने के लिए। जो बच्चा अंत तक देखता होगा ना यार, उसे लगता होगा कि आज हमने कुछ पढ़ा है। बाकी कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ हैं। नोट्स लेना है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, मात्र 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए आप एक कॉपी नहीं पाओगे, जो हम प्रॉपर नोट्स आपको देते हैं शिव कोचिंग क्लासेस का। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।